स्टार्ट करें। ओके सर। मयंक जी, आपने 2022 में एमए कर लिया था यस सर। और यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? यस सर, उसके बाद सर मैं अपने सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एवं मैं कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यस 11वीं के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के? सर, मेरे सिलेबस में सर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स, चार सब्जेक्ट सर होते हैं। 11वीं में सर स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवं 12वीं में सर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ओके। तो इंडियन इकोनॉमी की विशेषताएं बताइए। सर, इंडियन इकोनॉमी की अगर विशेषताएं देखी जाए तो सबसे पहले तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ का ये जो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, मतलब कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर आधारित है। तीसरी बात यह है कि यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। चौथी बात यह है कि अगर हम देखें तो यहाँ का जो तीनों सेक्टर का योगदान में जो है, सर्विस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है। एवं हम लोग अभी वर्तमान में डेवलपिंग कंट्री की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके। मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है? सर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम सर जो है 2014 में आया था। इसमें हमने देखा था कि 27 जो सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए काम किया गया और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया। सर, स्टार्टअप इंडिया जो है वो भी कार्यक्रम इसके बाद ही आया था, जिससे कि जो नई कंपनीज हैं, जो नए कल्चर्स हैं, उसकी वजह से जो नई हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, उसके लिए जो नई कंपनियां आ रही हैं उनको इन्वेस्टमेंट और उनको बूस्ट मिलने के लिए ये स्टार्टअप इंडिया लाया गया था। ओके। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये क्या होता है? सर, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिससे कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकें। अगर भारत के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अगर हम भारत को डॉलर से अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो जिस रेट पे हम एक्सचेंज करेंगे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। अभी कितना चल रहा है? सर, अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारा जो रेट है वो 84 के समथिंग चल रहा है। अच्छा। मतलब $1 बराबर 84 रुपीज। ये मार्केट हैजिंग क्या होता है? सर, मार्केट हेजिंग मतलब कि ये होता है कि फ्यूचर में अगर रिस्क से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर फ्यूचर में जैसे कि अगर किसी करेंसी का प्राइस कम ना हो जाए, उससे हमारा जो फ्यूचर में लॉस है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, करेंसी को पहले से ही हेज करके रख लेते हैं, मतलब पहले से बुक करके रख लेते हैं। मयंक जी, यस भारत सर। आर्थिक विकास में कौन कौन से तत्व अपना योगदान देते हैं? सर, आर्थिक विकास में हम देखा जाए तो जो यहाँ पर हम जीडीपी, जीएनपी और ज्यादातर हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं देखते। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक देश कितने गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी नेशनल इनकम का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। आपने अर्थशास्त्र विषय ही क्यों चुना? सर, अर्थशास्त्र विषय सर मैंने इसलिए चुना क्योंकि भविष्य में मैं ये समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसमें हम ये देखते हैं कि इकोनॉमेट्रिक्स का जैसे ही रोल आया तो उससे हम फ्यूचर में प्रिडिक्शंस और आने वाले टाइम में हम क्या एक्शंस लेंगे उसका हम डिसीजन पहले से ले सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले अगर फ्लक्चुएशंस होंगी तो उनसे बचा जाए और सही कदम उठाए जा सके। तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट लेकर के तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, फिर आपने एपी बनने का निर्णय क्यों लिया? सर, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना सर मुझे पसंद है। एवं एवं मुझे टीचिंग करना सर बहुत पसंद है। उसके साथ साथ मुझे रिसर्च और एजुकेशन क्षेत्र में काम करने का मेरा बचपन से ही सपना रहा है सर। इसीलिए मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो भारत में उच्च शिक्षा में आप क्या क्या कमियां पाते हैं? सर, भारत में अगर उच्च शिक्षा में देखा जाए तो सबसे पहले कमी हमको रिसर्च पर जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है वो बहुत ही कम देखने को हमको मिलता है।
जैसे कि एनईपी ने हमको सजेस्ट किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, जहां पर हम देखते हैं कि 0.69% हम अपना रिसर्च पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि हमको 2% करना चाहिए। सेकंड, हम ये देखें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बहुत कम है, जो कि हमको देखना है कि भविष्य में हमें इसको बढ़ाना है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। चौथा, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टीचर्स जो हैं उनकी भी बहुत कमी है। इस वजह से हायर एजुकेशन में जो एडमिशन लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या में भी हमको कमी देखने को मिलती है। मुझे एक और कमी देखने को मिलती है कि बच्चों की यस। उपस्थिति बहुत कम रहती है। यस तो सर। आप ऐसा सर, क्या करेंगे कि बच्चों की उपस्थिति को और बढ़ाया जाए क्लास में? यस सर, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से जो प्रयास किए जाने चाहिए, जो क्लासरूम है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर लेक्चर मेथड ही हम अकेले अडॉप्ट करेंगे तो टीचर बोलता जाता है और बच्चे उसको सुनते नहीं है, मोबाइल चलाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ज्यादातर हमको एक्टिविटी बेस्ड और मतलब कि जिससे कि उनकी सारी जो कॉग्निटिव और जो स्किल्स होती हैं वो एक्टिव रहे, उनके सारे सेंसेस वर्क करें। प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं हम उनको, प्रेजेंटेशन भी करा सकते हैं, और नए नए तरीके जो एआई आ रहा है तो उसके तरीके से हम जो पढ़ाने की विधि है और जो नए टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम टीचिंग कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिव टीचिंग क्या होता है? इंटरेक्टिव टीचिंग में हम ये देखते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वाद विवाद नहीं, इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। और इससे क्या होता है, बेटर आउटपुट निकलता है। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या गुण होना चाहिए? सर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं समझता हूँ कि पहला गुण जो है उसकी सब्जेक्ट की गहनता होनी चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, लीडरशिप होनी चाहिए जिससे कि वो क्लासरूम को मैनेजमेंट कर सके। तीसरी बात, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चौथी बात अगर हम देखें तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर वैसा होना चाहिए, मतलब कि ग्रोइंग होना चाहिए, कि वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में ढलने का आदी हो। क्या उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं होनी चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल सर, कम्युनिकेशन इसका सबसे उसमें से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आई एम सॉरी सर, मैं इसको इंक्लूड करना भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक सर। ये बताइए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का यस सर। राष्ट्र विकास में क्या योगदान है? सर, दोनों ही क्षेत्रों का अपना अपना रोल है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मोटिव ये होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन जो सर्विस जो कि पब्लिक सेक्टर है उसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। तो कुछ जो चीजें हैं जो प्राइवेट मोटिव से की जाती हैं वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें जैसे रेलवे हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया या डिफेंस हो गया, वो हमको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके लिए हमको गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए दोनों ही साथ मिलके हम इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपके कोर्स थ्योरी क्या है, कोर्स थ्योरम क्या है? सर, कोस्ट थ्योरम सर जो है बार्गेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो कि बताती है कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स अगर सही तरीके से डिफाइन की जाए तो फिर हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं, मतलब रिसोर्सेज के प्रॉपर एलोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। ये पिगुबियन टैक्स क्या है? सर, पिगुवियन टैक्स, आई एम सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। चलिए ठीक है। व्हाट इज सेज लॉ? सेज सर, नियम। सेज लॉ एक क्लासिक। यस। सेज नियम क्या है? यस। ओके सर। सर, सेज लॉ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो ये हमको बताते हैं कि उनका एक नियम है। वो कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। कि अगर बाजार में हम एक प्रोडक्ट ले आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही डिमांड को क्रिएट कर देगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हम ऐसे समझते हैं कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट लाया तो उससे क्या होगा कि जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो मार्केट में उसको खर्च करेंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल क्या है? सर, मंडल फ्लेमिंग जो मॉडल है एक फेमस मॉडल है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में जो तीन चीजें होती हैं, एक परफेक्ट मोबिलिटी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक मॉनेटरी पॉलिसी, तीनों में से हम दो ही चीजों को चेंज कर सकते हैं। अगर एक
मतलब तीनों में से केवल हम दो ही चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या रहता है? हम इसके पीछे से कारण तीनों जो फैक्टर्स हैं उनको एक साथ क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सर हम तीनों में से, क्योंकि दो को अगर चेंज करेंगे तभी जाके हमको इकोनॉमी में पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिलेगा, और तीनों को एक साथ ला पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर हमने मॉनेटरी पॉलिसी को अगर लगाया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, और अगर फ्लेक्सिबल लाया है तो हमको उधर पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा, इस वजह से सर। ठीक है, ओके सर। यस सर। गेम थ्योरी क्या होती है? आई एम सॉरी सर। गेम थ्योरी, गेम गेम थ्योरी, ओके सर। गेम थ्योरी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। कि अगर हम देखें तो दो प्लेयर्स होते हैं, उनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स और उनका स्ट्रेटेजिक आउटकम क्या निकलेगा, इसके बीच में हम स्टडी करते हैं। मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या क्या है? सर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जो है, वर्तमान में हम देखते हैं कि यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर आधारित है। दूसरा, यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर बहुत आधारित है, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर। तीसरा, नेचुरल रिसोर्सेज की बहुलता है। चौथा, हम देखते हैं कि SC/ST बहुल एरिया है, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पर ज्यादातर हमको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जिसमें इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी हम धीरे करके सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो एसटी पॉपुलेशन है उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? सर एसटी पॉपुलेशन के लिए, वेलफेयर के लिए अगर अभी हम देखें तो बिरसा मुंडा योजना भी चल रही है, एक तात्या मामा योजना भी चल रही है, और एक सर आवासीय विद्यालय के लिए आवासीय विद्यालय योजना भी चल रही है। हाट बाजार क्या है? सर हाट बाजार एक जो गांव के एरियाज होते हैं वहां पर एक बाजार होता है, जहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं वो लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कितना आ रहा, किस सेक्टर में ज्यादा अधिक है? अगर FDI की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर हमको अभी मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम कल ही बात करें तो जो PM मित्र पार्क लॉन्च हुआ है, जो हमारे यहाँ का पहला टेक्सटाइल पार्क है, जो कि भारत में 7 बनने वाले हैं, उसमें हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत आया है। दूसरा, हम रीजनल कॉन्क्लेव में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हमको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तीसरा, हमको सर्विस सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रोथ की कगार पे है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी क्या होती है? सर गिग इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर लोगों के पास फ्रीलांसिंग के तरीके से काम करते हैं। जैसे कि अगर हम अभी देखें तो जैसे जोमेटो और स्विगी हो गया, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास परमानेंट इनकम नहीं होती है, वो अकेले एक मतलब पर यूनिट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि कितनी उन्होंने सेलिंग करी, तो इसमें क्या है, उनके पास रेगुलर इनकम नहीं रहती है और सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो इससे कम पैसों में ज्यादा काम लिया जाता है। इनके रेगुलेशन के लिए कोई योजना है या लॉ? आई एम सॉरी सर, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई योजना अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मयंक जी, यस सर। कब है आपका सर मेरे 23 को है सर इंटरव्यू। सेकेंड डे? यस सर। यस सर, सेकंड डे। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। थैंक यू सर। जिस तरीके से थैंक यू आपने यहाँ पर मौका दिए हैं, बस यही आप कॉन्फिडेंस लेकर के जाएं, और आप ये मान लीजिए बहुत शानदार आपका वहाँ प्रेजेंटेशन रहेगा, और बहुत अच्छा वैल्यूएशन आपका होने वाला है, बहुत शानदार। थैंक यू सर। क्योंकि सर आप वो मैंने परसों दिया, हाँ सर, वो मैंने परसों दिया था, तो परसों मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया था, और फिर मैंने बहुत आंसर्स गलत दिए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय, तो मैंने सोचा कि अब तो मैं गलत नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आप आज बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था सर, वेरी गुड। थैंक यू सर। और ये कि इसी टाइप से आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वहाँ पर बहुत अच्छा वैल्यूएशन करेंगे वो लोग, समझने की कोशिश करेंगे आपको। और बस ये कॉन्फिडेंस जो आपका है इसी टाइप से आप बना के रखें, है ना, किसी टाइप का कोई हेजिटेशन नहीं है आपके अंदर, अच्छी बात है। और
आप बिल्कुल क्लियर कट रहते हैं, जो भी आंसर आता है अच्छे तरह से देते हैं, नहीं आता तो आप मना भी कर देते हैं। बहुत अच्छा। आपका ड्रेस तो यही है शायद, मुझे लगता है आपका सर क्या सर? ड्रेस तो यही पहन के जाएंगे ना? हाँ सर, यही पहन के जाऊंगा सर, ठीक नहीं है? बढ़िया, बहुत शानदार। ये अच्छा है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपको बताऊं, आज जितने लोगों का हम लोगों ने लिया है ना, सबसे शानदार आपका रहा। आपका हर चीज Thank में you, sir. एक्सीलेंट रहा है ना। बस इसी निरंतरता को वहां पे बना के रखना है ना। और बिल्कुल मेरी सर, ओर से, आपका आशीर्वाद रहे। मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं सफलता की। थैंक क्योंकि वो थैंक यू सर। खुद के पाव पालने में दिख जाते हैं, है ना। तो बस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, इसी नहीं निरंतरता सर, को बना के रखना है। ये कॉन्फिडेंस बना के रखना है आपको हाँ, सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर। बहुत अच्छा है आपका प्रेजेंटेशन, अच्छा है, लॉजिकल है। बाकी जैसा सर ने बताया कि आप जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसको आप रखें, और थोड़ा सा जो है जो करंट की जो चीजें हैं, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, उनसे जरूर आप अपडेट रहिएगा। बाकी ओवरऑल आपका Yes. बहुत नहीं कि थैंक यू सर। अब हाँ आपको सर। ये जो डेली करंट निकल रहा है ना, जो भी इनकी इकोनॉमी से रिलेटेड या जो भी इनकी सिनेरियो चल रहा है, उनको आप बस पढ़ते रहिएगा, Yes. है ना। और Yes, sir. आपको अब इनके मॉक नहीं देना है, ये आपका जो फाइनल मॉक है, इसी आपने Okay, निके उसको माइंड सेट को लेकर के वहां जाना है ना। ओके सर। क्योंकि ये आपका Thank you. पीक अब है, समझ ना। आप इससे और अच्छा आप कर सकते हैं। तो यही है कि करंट की जितने भी इश्यू चल रहे हैं या करंट की जो भी सिनेरियो चल रहा है ना, वो आप डेली पढ़ते रहिए, और उसी को खास करके इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बस और कुछ नहीं करना आपको। बहुत शानदार जाएगा आपका, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू चलिए, सर। ऑल द बेस्ट। सर आशीर्वाद, बस आप लोगों का आशीर्वाद साथ रहे सर, तो अच्छा रहेगा। बहुत शानदार, बहुत